हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SRS 4410 जो कि आपकी कंपाइलेशन एंगेजमेंट के बारे में बात करते हैं। पहला, कंपाइलेशन एंगेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई कंपाइलेशन एंगेजमेंट रिक्वायर्ड। कंपाइलेशन एंगेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? लॉ एंड रेगुलेशन की वजह से। किसकी वजह से? लॉ एंड रेगुलेशन की वजह से। It is the requirement of the law and regulation, preparation and presentation of the financial statement as per the law and regulation. Even if it is not required by the law and regulation, compilation engagement required for management and TCWG for the internal use, third party for the external use, when third party give a grant to the company, and last is for the transaction purpose, that is the merger and acquisition. कंपाइलेशन एंगेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है लॉ एंड रेगुलेशन के लिए कि लॉ एंड रेगुलेशन ने कहा है कि आपको प्रेजेंट करना है, प्रिपरेशन करना है, प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर द लॉ एंड रेगुलेशन। और अगर लॉ एंड रेगुलेशन को मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉ एंड रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी कंपाइलेशन एंगेजमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है इंटरनल पर्पज़ के लिए और एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए। मतलब इंटरनल यूज़ और एक्सटर्नल यूज़। इंटरनल यूज़ मतलब मैनेजमेंट या फिर TCWG को इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर किसी थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी को कब? जब थर्ड पार्टी कंपनी को क्या दे रही है? ग्रांट दे रही है, लोन दे रही है, पैसा दे रही है, उस केस में, या फिर मर्चेंट एंड एक्विजिशन के केस में। सेकेंड, हम बात करने वाले टर्म ऑफ इंगेजमेंट। ऑडिटर जो है कंपाइलेशन इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें जो है वो ध्यान में रखिएगा, क्या जो टर्म्स होंगी इंगेजमेंट की। पहला, इंटेंडेड यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या है इंटेंडेड यूज़? क्या है मतलब इसकी ज़रूरत क्या है? और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद कंपाइलेशन इंगेजमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप क्या है। कंपाइलेशन इंगेजमेंट का स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद यहाँ पे दो पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आपका मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा आपका प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर का मतलब ऑडिटर। इस आपका SRS 4410 में हम ऑडिटर जो वर्ड है वो इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिशनर। मैनेजमेंट की यहाँ पे 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या? पहला आपका है प्रेजेंटेशन and preparation, that is the preparation and presentation of the financial information as per the applicable FRA. सेकेंड आपका डिम ऑफ ए IC। डिम का मतलब क्या है? डिम का मतलब होता है डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। क्या है आपका? डिम ऑफ ए इंटरनल कंट्रोल। डिम का मतलब डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए इंटरनल कंट्रोल। क्यों? क्योंकि टू मेक श्योर दैट कि जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री है फ्रॉम द मैटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड एंड द एरर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल FRF। सेकेंड आपका डिम ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू मेक श्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एन होल इज फ्री फ्रॉम द मैटेरियल मिसस्टेटमेंट। तीसरा है आपका AC ऑफ ए रेडियो। AC ऑफ ए रेडियो का मतलब AC का मतलब एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। एक्यूरेसी यानी कंप्लीटनेस किसका? रेडियो का। रेडियो मतलब रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। देखो, ऑडिटर क्या करेगा? कंपाइल करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो उसको चाहिए होता है रिकॉर्ड्स, उसको चाहिए होता है डॉक्यूमेंट, उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, अदर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होता है, और मैनेजमेंट जो है उसका कुछ जजमेंट भी देगी। तो 4 पॉइंट जो है वो जजमेंट से रिलेटेड है, जजमेंट फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने देखा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 होती है। पहला, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल FRF। सेकंड, डिम ऑफ द इंटरनल कंट्रोल टू मेक श्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एन होल इज फ्री फ्रॉम द मैटेरियल मिसस्टेटमेंट। थर्ड, एज द AC ऑफ ए रेडियो। AC का मतलब एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ ए records and documents, explanation and other information provided by the management. And fourth is self-judgment for the preparation and presentation of the फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी प्रैक्टिशनर की। 4th पॉइंट क्या है आपका? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर टू कंप्लाई विद द रेलिवेंट एथिक्स, टू कंप्लाई विद द रेलिवेंट एथिक्स। उसके बाद ऑडिटर डिसाइड करेगा रिपोर्ट का फॉर्म क्या होगा, उसका कंटेंट क्या होगा, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। एंड 6 इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल FRF। क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल FRF। तो टर्म ऑफ एंगेजमेंट में हमने 6 पॉइंट देखा। कितने पॉइंट देखे? 6 पॉइंट देखे हैं। उसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट जो है आपका, जो थर्ड टॉपिक है वो है परफॉर्मिंग द इंगेजमेंट। एंगेजमेंट को जब ऑडिटर परफॉर्म करेगा वो क्या क्या चीज़ें जो है वो ध्यान में रखेगा, क्या क्या काम जो है वो करेगा। इसका आप निमोनिक्स जो है, मेमोरी टेक्निक जो है वो याद रख सकते हो, दैट इज द UCDRC। क्या है? UCDRC। यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग, यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग, सी का मतलब कंपाइलिंग, डी का मतलब डिस्कस, आर का मतलब रीड, और सी का मतलब करेक्ट। दोबारा बोलो, UCDRC। यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग, सी का मतलब कंपाइलिंग, डी इज द डिस्कस, आर इज द रीड एंड सी इज द करेक्ट। फर्स्ट मैंने क्या बोला? UCDRC। यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग। आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है किससे रिगार्डिंग? ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी बिजनेस ऑपरेशन मतलब BO। एंटिटी के जो बिजनेस ऑपरेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग लो, और क्या लो? आपका एप्लीकेबल FRF जो भी है। तो ऑप्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी बिजनेस ऑपरेशन एंड द एप्लीकेबल FRF।
सी का मतलब कंपाइलिंग, क्या कंपाइल करना है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करना है। यूजिंग, कौन सा मतलब किस चीज़ को, मतलब आपको डेटा चाहिए होगा ना कंपाइल करने के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन एंड द सिग्निफिकेंट जजमेंट प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। थर्ड है आपका जो आपको सिग्निफिकेंट जजमेंट मिला है आप उसको डिस्कस करोगे मैनेजमेंट और TCWG के साथ। जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट मिला है उसको डिस्कस करोगे TC और मैनेजमेंट और TCWG के साथ। डिस्कस सिग्निफिकेंट जजमेंट विद द मैनेजमेंट एंड TCWG। उसके बाद आर, UCDR, आर का मतलब रीड। आप क्या रीड करोगे, आप रीड करोगे जो भी कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको, और आपने जो अंडरस्टैंडिंग लिया है उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे, रीड करोगे। देखो, रीड कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन लाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए बिजनेस ऑपरेशन एंड एप्लीकेबल FRA। उसके बाद लास्ट आपका क्या था, आपका सी का मतलब करेक्ट। क्या चीज़ करेक्ट करोगे, देखिए, इफ़ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन एंड सिग्निफिकेंट जजमेंट, मतलब जो आपका रीडियो है, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन एंड सिग्निफिकेंट जजमेंट जो है, अगर वो इनकरेक्ट, क्या है, IIU है, क्या है, IIU, आई का मतलब इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, या फिर अनसेटिस्फाई है। क्या है, अनसेटिस्फाई है, इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है। तो उस केस में क्या होगा, ऑडिटर जो है वो डिस्कस करेगा इस चीज़ को मैनेजमेंट के साथ एंड रिक्वेस्ट देम टू करेक्ट द इन्फॉर्मेशन। देन डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट देम टू करेक्ट द इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है आपका इसमें जो आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हो, अगर ऑडिटर जो है वो कंपाइलेशन इंगेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए अनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने उसको रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट मतलब वीडियो नहीं दिया, तो मैनेजमेंट ऑडिटर क्या करेगा, या तो वो विड्रॉ करेगा, क्या कर लेगा, विड्रॉ करेगा इंगेजमेंट से और इन्फॉर्म कर देगा मैनेजमेंट और TCWG को। इफ़ प्रैक्टिशनर unable to complete the engagement because the management has failed to provide the records and document explanation other information and significant information, तो practitioner मतलब auditor क्या करेगा, withdraw from the engagement and inform the management and TCWG with reason। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका इंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल, इंगेजमेंट लेटर क्वालिटी कंट्रोल। क्या है, इंगेजमेंट लेटर क्वालिटी कंट्रोल। जो कंपाइलेशन इंगेजमेंट है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कंपाइलेशन इंगेजमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका इंगेजमेंट पार्टनर। Engagement partner is responsible for the overall quality of each compilation engagement for which that partner is assigned। उसके बाद द इंगेजमेंट पार्टनर क्या परफॉर्म करेगा, विद फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीडियर। उसके बाद है, अगर जो आपका ऑडिटर है मतलब जो आपका प्रैक्टिशनर है वो कंपाइलेशन इंगेजमेंट कर रहा था और उसको मिल गया, क्या मिल गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी मिल गई, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, practitioner become aware during the engagement that compiled financial information are not prepared as per the applicable FRA, या फिर उसमें क्या है, material misstatement है, या फिर वो क्या है, misleading है, having a material misstatement या फिर are misleading। तो वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ और उसको रिक्वेस्ट करेगा कि इस चीज़ को करेक्ट कर लो। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है तो ऑडिटर क्या करेगा, विड्रॉ करेगा और इन्फॉर्म करेगा मैनेजमेंट TCWG को। अगर जो विड्रॉल है वो पॉसिबल नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, डिसाइड करेगा उसके प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो practitioner become aware during the engagement that compiled financial information does not describe मतलब are not prepared as per the applicable FRA, या फिर have a material misstatement या फिर misleading है। Discuss with the management and request them to correct। If management refuse to correct, then withdrawal from the engagement and inform the reason to management and TCWG। If withdrawal is not possible, then practitioner should decide his or her professional or a legal responsibility। ये बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज़ अ कंपाइलेशन इंगेजमेंट, कंपाइलेशन इंगेजमेंट क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक। कंपाइलेशन इंगेजमेंट इज द एंगेजमेंट वेयर प्रैक्टिशनर असिस्ट मैनेजमेंट, प्रैक्टिशनर जो है वो असिस करता है मैनेजमेंट को किससे रिगार्डिंग प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट प्रोवाइडिंग यानी अश्योरेंस, कोई भी अश्योरेंस नहीं देता एज पर दिस SRS 4410। ऑडिटर जो है इसमें कोई भी अश्योरेंस नहीं देता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कंपाइलेशन इंगेजमेंट इज़ नॉट एन अश्योरेंस इंगेजमेंट, तो आपका कंपाइलेशन इंगेजमेंट है वो आपका क्या नहीं है, आपका अश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं है। और इन कंपाइलेशन इंगेजमेंट प्रैक्टिशनर डज नॉट वेरीफाई द एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। कंपाइलेशन इंगेजमेंट में जो प्रैक्टिशनर है वो एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस नहीं देखता है इन्फॉर्मेशन को, वो क्या करता है, वो बस कंपाइल करता है। उसके बाद ऐसा SQC 1 जो है वो एप्लीकेबल होता है ऑल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड।
ठीक है। तो क्या देखा, व्हाट इज एंगेजमेंट, कंपाइलेशन एंगेजमेंट। कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज द एंगेजमेंट वेयर प्रैक्टिशनर असिस्ट मैनेजमेंट फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट प्रोवाइडिंग एनी अश्योरेंस एज पर दिस SRS 4410. सेकेंड पॉइंट, कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज नॉट एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। कंपाइलेशन एंगेजमेंट एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। एंड इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर डज नॉट वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। और आपका लास्ट पॉइंट है आपका SQC1 इज एप्लीकेबल टू ऑल द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, ऑल द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। तो बच्चों SRS 441 में हमने क्या देखा, पहले हमने देखा वाई कंपाइलेशन एंगेजमेंट रिक्वायर, कंपाइलेशन एंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। उसके बाद हमने देखा था टर्म ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले प्रैक्टिशनर जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो देखेगा, चेक करेगा, मतलब क्या क्या चीज़ें अपने ध्यान में रखेगा, क्या क्या चीज़ें देखेगा, टर्म ऑफ द एंगेजमेंट। थर्ड टॉपिक हमने देखा था परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट परफॉर्म करते टाइम ऑडिटर क्या क्या चीज़ें चेक करेगा, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेगा। उसके बाद हमने देखा था एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल, मतलब जो आपका कंपाइलेशन एंगेजमेंट है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिफ्थ पॉइंट हमने देखा था जो आपका प्रैक्टिशनर है, मतलब ऑडिटर, अगर कंपाइलेशन कंपाइल करते टाइम, मतलब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करते टाइम फाइनेंशियल उसको अगर कुछ चीज़ गलत मिल गई, मतलब गड़बड़ मिल गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऑडिटर क्या करेगा, डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ, रिक्वेस्ट करेगा कि करेक्ट कर दो। अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया तो वो विड्रॉ कर लेगा और इन्फॉर्म कर देगा मैनेजमेंट TCW को। अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, डिसाइड करेगा उसके खुद के प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। उसके बाद हमने लास्ट में देखा था कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।